इंटरनली जो है वो वही यूज़ करता है। हमको यहाँ तक याद है, असल में विंडोज़ हम यूज़ करते नहीं हैं, डेव सी प्लस। इसलिए ये प्रॉब्लम। लेकिन एक मिनट वहाँ देख खोजते हैं, मिल जाएगा GCC फॉर विंडोज़ करके। विंडोज़ 10 है, कौन सा है? विंडोज 10 है। हाँ यही तो है ना, ये इसको इससे भी तो हो जाएगा, मिन GW जो तुम बोल रहे थे। या देखो यहाँ पे ये वाला इन लिंक जी है। डब्ल्यू उसमें नहीं नहीं, बता ये रहा वाला लिंक है, ये जेन्युइन है इसका। था। इंस्टॉलिंग GCC बाइनरीज। यहाँ भी दो ऑप्शन दे रहा है, या तो सिगविन का यूज़ करना होगा या फिर मिन GW का यूज़ करना होगा। तो दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके और तब फिर काम, या फिर एक मिनट ऐसा देखते हैं कि डेव C++ कंपाइलर। इसका कमांड लाइन का कंपाइलर क्या है, ये हम चेक कर रहे हैं। हम किसी स्टूडेंट के लैपटॉप पे चेक कर रहे थे ना, तो उसमें दिखा रहा था कि डेव C++ इंस्टॉल करने के बाद इंटरनली वो GCC कमांड ही यूज़ कर रहा था वो। डेव C++ है ना यहाँ पे। ऐसे एक बार ट्राई करना ना पहले, यस डेव सर। C++ इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और उसके बाद तब देखना कि GCC कमांड उसमें आया कि नहीं। अगर GCC कमांड अगर आ गया सर तब तो ये तो फॉलो डेव होगा। डेव सी प्लस प्लस सिर्फ इंस्टॉल कर लेना होगा ना, वो वेरिएबल वेरिएबल कुछ सेट नहीं करना होगा ना उसके लिए। नहीं ना, कुछ नहीं, पहले इंस्टॉल करके देखना होगा कि उसमें क्या ऑप्शन है, GCC का ऑप्शन उसमें आया कि नहीं आया कंपाइलर वाले में। ऑप्शन अगर आ गया तब तो कुछ नहीं कि यहाँ पे है, स्टैक ओवरफ्लो पे दिखा रहा है कमांड लाइन यूजिंग डेव C++। ये तो बहुत पुराना है। नहीं तो फिर ये जो है ऑप्शन मिन जबूला, हाँ यहाँ तो लिखा है ये GCC। Look that I have opened CMD in current directory and I have tried the following commands that not worked. Okay. वही है, वही ना मिन GW वाला जो है उसी को यूज करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसी को यूज करना होगा। उसी को ट्राई करो। ये मिन GW जो हर जगह रेफर किया हुआ है, इसी को ट्राई करना, ये होता है काम कर जाएगा। और जब ये हो जाएगा तब फिर तुम्हारा जो है वो काम करने लगेगा। असल में वो एडिटर है ना, वो जो विजुअल VC कोड जो है वो एडिटर है, वो कंपाइलर तो है नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ना कोई कंपाइलर पहले से होना चाहिए। तो या तो इस ऑप्शन को या इस ऑप्शन को, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लो, हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन है। एक मिनट, उस दिन फाइल हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरे लैपटॉप पे था। ये है वो रास्पबेरी पाई वाला सिस्टम है ये। अकाउंट स्टोरेज इसी में होगा, माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर एमसी सेकेंड सेमेस्टर, इसको डाउनलोड करना होगा, सेव कर।
हो गया डाउनलोड ये, इसको जो है एक्सट्रैक्ट भी हो गया, और सारा फाइल इसमें आ गया उस दिन वाला। लास्ट क्लास में हम दिखा रहे थे वो मैलॉक वाला, तो यस मैलॉक फंक्शन कैसे काम करता है। इसके पहले कभी यूज किया मैलॉक की? नहीं यूज किया। नहीं सर, नहीं use ये पीडीएफ फाइल था जो हम अपलोड किए थे, वही वाला है। अच्छा ये तो पूरा पूरा फाइल आ गया, ये नहीं, ये मैलॉक डॉट पीडीएफ। यही उस दिन दिखा रहे थे कि कैसे मतलब एरे को रिप्लेस करना होगा मैलॉक से, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये भी जो है ना इंटरनली एक तरह से एरे ही बन जाता है। बस अंतर केवल इतना है कि नॉर्मल एरे में साइज पहले से फिक्स रहता है, जिस समय मतलब प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं उस समय बताना पड़ता है कि साइज को कितना है। और यहाँ पर क्या है कि साइज जो है उसको हम रन टाइम में डिसाइड कर सकते हैं कि कितना जगह हमें चाहिए। और एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि पॉइंटर है इसलिए पॉइंटर से एक्सेस करना पड़ेगा कि स्टार एंड देन ब्रैकेट के अंदर पॉइंटर नेम प्लस उसका पोजीशन, इस टाइप से। इस डायग्राम को ध्यान में रखना है, इसी से काम हो जाएगा। अभी क्या करते हैं कि एक नया फाइल क्रिएट करते हैं मैलॉक को के यूज को इलिस्ट्रेट करने के लिए। तो हम इसमें है ना गिनी गिनी यूज कर लेते हैं। इसको बंद करो। बाय द वे मान लो इसका नाम है मैलॉक डॉट सी, मैलॉक टेस्ट डॉट सी। सिंपल यूज कैसे हो सकता है मैलॉक का एरे के रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो स्टार्टिंग तो वही करेंगे कि हैश इंक्लूड stdio.h और फिर हैश इंक्लूड कोनियो नहीं stdlib डॉट एच। बाकी साइज वगैरह से फिक्स करना है नहीं, इसलिए कॉन्स्टेंट डिफाइन करने का चक्कर नहीं है, मेन फंक्शन। अब क्या है कि एरे डिफाइन नहीं करना है, लेकिन कितना हमारे पास टोटल एलिमेंट आएगा इसको ट्रैक तो करना है। तो उसके लिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे टोटल नाम का, और एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे आई नाम का लूपिंग वगैरह करने के लिए, और एक फिर मान लो कि कोई जो करंट एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए। 3 वेरिएबल हमको पता है मिनिमम चाहिए एलिमेंट्स को स्टोर करके डिस्प्ले करने के लिए। उसके अलावा एक पॉइंटर डिफाइन करना होगा, मान लो जिसका नाम p है। इसी पॉइंटर से क्या करेंगे कि जो भी हमारा एरे है उस एरे के बेस एड्रेस को इसमें स्टोर कर लेंगे। पहले प्रिंटफ इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्कैनफ %d कॉमा एम्परसेंड टोटल। अब यहाँ लिखना है कि p इक्वल टू इंट स्टार,
malloc total multiplied by size of int. जैसे यहाँ क्या हो रहा है कि लास्ट क्लास में हमको बताए थे फंक्शन, ये फाइल इसमें होगा फंक्शन डॉट टी एक्स टी, जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसके मतलब मैलोक नाम का जो फंक्शन है वो क्या करता है कि उसमें हम लोग पास करते हैं एक इंटीजर जो कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स होता है, कितना बाइट हमें चाहिए। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि उसको इस तरीके से पास कर रहे हैं, ये टोटल जो है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसका जो डेटा टाइप है टोटल का, तो टोटल का टाइप है इंटीजर, साइज ऑफ जो है ना प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये क्या करता है कि किसी वेरिएबल के या किसी डेटा टाइप के साइज को ये रिटर्न करता है। तो इंटीजर का जो साइज होगा ना, नंबर ऑफ बाइट्स, वो ये रिटर्न करेगा, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल से, और फिर तब उसको पास कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ बाइट्स। इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। while calling the malloc function, we generally make use of size of function, which returns the size requirement of a variable और a data type। इसमें हम दोनों चीज़ पास कर सकते हैं, या तो वेरिएबल का नाम भी पास कर सकते हैं या फिर जो डाटा टाइप है उसको भी पास कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वेरिएबल है x नाम का, तो अगर हम लिखेंगे कि साइज ऑफ इंट, तो ये भी 2 रिटर्न करेगा, और अगर लिखेंगे कि साइज ऑफ x, तो ये भी 2 रिटर्न करेगा। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो इसका जो मीनिंग है वही मीनिंग इसका भी है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाटा टाइप जो है उसको पास कर रहे हैं, और यहाँ जो है वेरिएबल का नाम पास कर रहे हैं। तो मैलोक में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जितने एलिमेंट को स्टोर करना है उसका जो साइज रिक्वायरमेंट है उसको पास करते हैं। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ वन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट का जो साइज है उसको जानने के लिए या तो उस टाइप का कोई वेरिएबल पास कर देंगे या उस डेटा टाइप का नाम पास कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पे है। ये टोटल जो है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ वन एलिमेंट। एक एलिमेंट का साइज जो टाइप हमारा है वो इंटीजर है, वो मल्टीप्लाई कर लेगा। अब ये जो फंक्शन है जो रिटर्न करेगा वो तो कोई ना कोई पॉइंटर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंटर को टाइप कास्ट करते हैं यहाँ, ये बनाने के लिए कि एक एलिमेंट मैंने पॉइंटर को कैसे ट्रीट करना है, कि जब पॉइंटर में प्लस या माइनस होगा तो वो कितने बाइट से वो आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, वो इस डायग्राम से क्लियर है। ये जो डायग्राम उसने बताए थे यहाँ पे कि जैसे एक हमारे पास पॉइंटर है P1 नाम का, एक है P2 नाम का, एक P3 नाम का। तीनों ही केस में हम लोग सेम ही चीज़, यहाँ भी 12 पास कर रहे हैं, यहाँ भी 12 पास कर रहे हैं, और यहाँ भी 12 पास कर रहे हैं। लेकिन जब P1 में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो वो 1 बाइट से आगे बढ़ता है, और P2 में जब अगर 1 1 ऐड करते हैं तो वो 2 2 बाइट से आगे बढ़ता है, और P3 में अगर हम एक एक अगर ऐड करते हैं तो वो 4 4 बाइट से आगे बढ़ता है। वो इसलिए कि P3 का जो टाइप है वो फ्लोट है जिसका साइज रिक्वायरमेंट 4 बाइट है। P2 का जो टाइप है वो इंटीजर है जिसका टाइप 2 बाइट है। लाइकवाइज P1 का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है जिसका साइज 1 बाइट है। तो टाइप का इफेक्ट यहाँ पड़ता है। और अब ये देखना है इसके बाद कि जो रिटर्निंग हमारे पास जो एड्रेस आया है इस पी में, उस पी का वैल्यू क्या है। पी का वैल्यू अगर नल आ गया इसका मतलब है कि मेमोरी एलोकेशन में कहीं प्रॉब्लम हुआ। तो प्रॉब्लम जनरली क्या होता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर काफ़ी बड़ा अगर वैल्यू हो जाएगा, इतना बड़ा अगर वो वैल्यू हो जाएगा जो कि हमारे जिसके लिए हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है बाय द वे, तब उस केस में ये नल रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये नल रिटर्न नहीं करेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंटर को शुरू में ही नल से इनिशियलाइज कर लेते हैं,
अब इसके बाद चेक करेंगे कि पॉइंटर का जो वैल्यू है वो नल का नल रह गया या कुछ और हो गया। मीन्स अगर पॉइंटर रिमेन्स इक्वल टू नल, तो इस केस में क्या करना है कि प्रोग्राम को यहीं पे ब्रेक कर देना है। यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ, एक मिनट कॉल आ रहा है। आ रहा है आवाज अब? हेलो, तो यहाँ क्या करना है कि पी का वैल्यू अगर हमारा अगर नल रह गया तो उस केस में एक एरर मैसेज देना है कि अनेबल टू एलोकेट मेमोरी स्लैश एन, एंड देन उसका प्रोग्राम को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इससे अगर आगे निकल गया इसका मतलब है कि मेमोरी लोकेट हो गया हो। तो अब क्या करना है ना कि जितना यूजर ने इनपुट किया था इसमें वैल्यू टोटल में, उतने टाइम्स लूप चला करके सारे एलिमेंट्स का इनपुट ले लेना है, जैसे अरे में करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो उसके लिए एक फॉर लगा देंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टोटल एंड आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर वही प्रिंटफ इंटर एलिमेंट नंबर परसेंट डी कोलोन कॉमा आई प्लस 1 एंड देन स्कैन इट, और फिर परसेंट डी। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा सिस्टम, जो कि एरे केस में हम लोग क्या करते हैं वहाँ लिखते हैं कि एम परसेंट ए आई एम परसेंट ऐसा कुछ। तो यहाँ देखो यहाँ क्या करना है, जैसे ये जो एक्सप्रेशन है ना, या फिर इसमें दिखाते हैं फाइल में लिखा हुआ होगा फंक्शन और टेक्स्ट में, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार एंड P3 प्लस 0, दिख रहा है ये वाला। यस सर। तो इसमें स्टार का मतलब है वैल्यू वेट। तो नेचुरल है कि ये जो हमारा पार्ट है ना ये हमारा एड्रेस है, उस एड्रेस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार लगा रहे हैं, इसलिए वैल्यू हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट का अगर हमको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस जानने के लिए क्या करना होगा, इस स्टार को हटा देना होगा। जैसे यहाँ पर ये तो इसका वैल्यू का केस हो गया, अगर मान लो हमको एड्रेस चाहिए अगर, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर स्टार यूज नहीं करेंगे, विदाउट स्टार, तब ये वैल्यू नहीं होकर के क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नहीं हो जाकर के ये एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, एड्रेस ऑफ सेकेंड कैरेक्टर, लाइकवाइज एड्रेस ऑफ 12th कैरेक्टर। क्योंकि P1 जो है वो क्या है बाय डिफॉल्ट, ये तो पॉइंटर ही है। तो पॉइंटर में कोई नंबर अगर हम ऐड करेंगे 0 1 2 3 4, तो नेचुरल है कि फिर से वो पॉइंटर रहेगा। पॉइंटर का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एड्रेस हो जाएगा।
इसको कॉपी कर लेते हैं। इन केस ऑफ एड्रेस क्या करना है, इसको हटा देना है, और ये जो वैल्यू हमारा है ये एड्रेस रहेगा। लाइकवाइज ये भी वैल्यू जो है ये एड्रेस रहेगा। ऐसा कुछ। सिमिलरली फ्लोट के केस में भी तीन पॉसिबिलिटी, तीन एलिमेंट हमारे पास है, तीनों का वैल्यू होगा और तीनों का एड्रेस होगा। तो स्कैनएफ में जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस वाला पार्ट यूज करेंगे। हालांकि एड्रेस निकालने का एक तरीका और हो सकता है कि जहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं ना, उसके पहले क्या करें, एम% लगा दें, लेकिन वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे आसानी ये है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इस प्रोग्राम में सिंपली विद इन पैरेंथेसिस p+0 नहीं, p+i, मतलब यहाँ एम% नहीं लगाना है। ठीक है। तो जब ये लूप चलेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये मैसेज देगा कि इंटर एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, लाइक दैट। और स्कैनएफ में हम लोग जो पॉइंटर, जिस पॉइंटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी लोकेट कर रहे हैं, उसके थ्रू उसको स्टोर कर लेंगे। और स्टोर करने के बाद में एक सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं कि केवल कंफर्मेशन के लिए एक डिस्प्ले कर देंगे, printf एंड देन एलिमेंट्स entered by you are /n एंड देन द सेम प्रिंट फॉर लूप। बस अंतर इतना होगा कि अब इसमें स्कैनएफ नहीं होगा, केवल printf इसमें होगा। एलिमेंट नंबर %d कोलोन अगेन %d। तो पहला जो %d है वो i+1 के लिए है, और दूसरा %d किसके लिए होगा, ये होगा स्टार p+i के लिए। और फिर ये स्कैनएफ यहाँ से हट जाएगा एंड द लास्ट रिटर्न 0। लाइक दिस। इस प्रोग्राम को एक बार रन कराते हैं, तब ये इसको मतलब मेन समझना है कि इंटरनली ये कैसे काम किया। तो इसको रन करने के लिए जाते हैं टर्मिनल पे, gcc malloc_test.c। जैसे मान लो 5 एलिमेंट्स हम दे रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट दिखा दिया। वो तो स्लैशन नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए एक लाइन में आ रहा है। 12 है, 11 है, 10 है, 34 है और 23 है। यहाँ इस प्रोग्राम में लास्ट में स्लैशन लगा देना चाहिए था, इस कारण से सब एक लाइन में आ गया था। फिर से मान लो जैसे 4 दिए, 10, 11, 21, 1, ये दिखाई है। यस सर। बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें है कि कहीं भी इसमें एरे यूज नहीं हुआ। और एक चीज़ ये है कि हम जितना एलिमेंट हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, उसके लिए जो मेमोरी ले रहे हैं, जगह एलोकेट कर रहे हैं ना, वो कहीं और है। और ये p नाम का जो पॉइंटर है ना, वो क्या करता है, बस केवल उसका एड्रेस स्टोर करता है। जैसे जब ये प्रोग्राम रन करेगा इस मोमेंट में, इसको एक बार इलस्ट्रेट करते हैं, फिर एक्सेल वाले सीट पे
कि वो ऑफिस के अंदर लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसका नाम है maloctest.c, इसी नाम से इसका एक्सेल का शीट बनाते हैं। इसको पहले सेव कर लो, फाइल का टाइप कर देते हैं इसका XLS, एंड द नेम इज फोल्डर हो जाएगा MC सेकेंड सेमेस्टर CS202, एंड देन malloc_test, और एक्सटेंशन तो अपने आप ले लेगा ये। ठीक, पहले थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि ये कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा, जो सेल वगैरह है। अब जिस समय ये प्रोग्राम रन करता है, तो यहाँ हमारे पास एक ही फंक्शन है जिसका नाम मेन है। तो सबसे पहले क्या होगा कि मेन के लिए मेमोरी एलोकेट किया जाएगा। तो हमारा जो रैम है कंप्यूटर का, मान लो ये हमारे कंप्यूटर का ये रैम है, ये कंप्यूटर का मेमोरी हो गया, इसको हम बोलते हैं रैम। इसके अंदर जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना, तो ये क्या करेगा कि एक एरिया एलोकेट करेगा फॉर मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन हम लोग यूज करने जा रहे हैं। मान लो ये हमारा लोकेशन हुआ एरिया फॉर द मेन फंक्शन। अब इस मेन फंक्शन के अंदर काम हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल डिफाइन हो रहा है टोटल नाम का, एक डिफाइन हो रहा है आई नाम का, और एक डिफाइन हो रहा है एलिमेंट नाम का। तो 3 वेरिएबल 2-2 बाइट का डिफाइन होगा, टोटल, आई और एलिमेंट नाम का। एक जो लोकेशन है, मान लो ये डिफाइन किया गया टोटल के लिए, ये डिफाइन किया गया आई के लिए, और ये जगह जो है मान लो हर जगह लोकेशन एलिमेंट के लिए। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है टोटल, इसका नाम है आई, और इसका नाम हमारा है एलिमेंट। इसके अलावा एक पॉइंटर भी डिफाइन कर रहे हैं, तो वो पॉइंटर भी कहीं ना कहीं डिफाइन होगा। जैसे मान लो पॉइंटर के लिए ये जगह डिफाइन किया गया, इसका नाम है पी। सबका अपना अपना एड्रेस है, जैसे मान लो टोटल है, उसका एड्रेस है 1 2 3 4, आई है उसका एड्रेस है मान लो 2 3 4 1, एलिमेंट जो है भाई जान उसका एड्रेस है 4 3 4 2 5। जो पी है इसका भी अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, भाई जब मान लो उसका एड्रेस है 9 8 7 6। स्टार्टिंग में इसमें कुछ भी नहीं है, गार्बेज वैल्यू है, इसमें गार्बेज वैल्यू है, इसमें गार्बेज वैल्यू है, लेकिन पी जो है ना ये नल कंटेंट करता है स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पी इक्वल टू नल। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि यहाँ पे नल लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो सबसे पहले ये मैसेज आ रहा है इंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यूजर ने जो वैल्यू प्लेस किया, इनपुट किया, वो कहाँ गया, वो गया टोटल में गया। तो बाय द वे मान लो कि टोटल में आ गया 4, तो ये जो 4 आएगा ये इनपुट, वो 4 हमारा यहाँ आएगा। इसके बाद मेमोरी लोकेशन है, मेन करना है, तो ये वाला है। तो ये क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन होगा ना, ये क्या करेगा 4 एलिमेंट्स के लिए, 4 एलिमेंट्स के लिए कितना चाहिए, 8 बाइट चाहिए। 8 बाइट की जगह जो है ना वो एलोकेट करेगा, और उसका जो बेस एड्रेस है, उस बेस एड्रेस को वो पी में पुट कर देगा। 8 बाइट की जगह मान लो कहीं कहीं एलोकेट करेगा अपने हिसाब से, 1 2 3 4 5 6, 6 बाइट ये हो गया, और इसको पहले वोटिंग कर लेते हैं, एंड देन 7 और 8। हालांकि इसको इस दोनों को हटाएंगे, इसको ऐसा रखते हैं, अब इसको नो बटन कर लो। 4 एलिमेंट थे, तो 4 एलिमेंट की जगह एलोकेट करेगा 1 2 3 4।
अब इसके बाद इसका ये जगह लोकेट हुआ ना, इसमें मतलब ये हम मान के चल रहे हैं कि ये 2 बाइट का है, ये भी 2 बाइट का है, ये भी 2 बाइट का है, ये भी 2 बाइट का है, क्योंकि जितना ब्लॉक बना है ना सब 2 बाइट का है, ये भी 2 बाइट का है, ये भी 2 बाइट है, ये भी 2 बाइट है, और ये भी 2 बाइट है। लाइकवाइज ये जो सेल है, ये चार का चारों सेल 2 बाइट का है, तो नेचुरल है कि इसका भी अपना कुछ ना कुछ एड्रेस आया होगा। बाय द वे अगर इसका एड्रेस है 10003, तो अल्टीमेटली ये जो मैलोक स्टेटमेंट है ये क्या करेगा ना कि उस एड्रेस को की में प्लेस कर देगा। मीन्स अब ये जो 1003 है ना, अभी नल को ओवरराइट कर देगा। ये ओवरराइट कर देगा। तो ये अलग एरिया है और ये एरिया हमारा अलग है, मतलब ये माइंड से निकाल देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ हमारा पी है वहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। पी हमारा कहीं और है, डेटा स्टोरेज में कहीं और हो रहा है। ये हमारा जो है ना एड्रेस है, ये हमारा एरे है, ये वाला। इस एरे में 4 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। क्या हम लोग कर रहे हैं कि इस एरे का जो बेस एड्रेस है ना, उस बेस एड्रेस को इस पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में हम लोग इस लोकेशन को हैंडल करने के लिए की को यूज करते हैं। अब जब यूजर इसमें पहली बार इनपुट करता है इस समय, तो फर्स्ट नंबर है वो इस लोकेशन पर आता है। मान लो फर्स्ट नंबर 23 आया तो यहाँ आएगा, सेकेंड नंबर मान लो 12 था तो 12 यहाँ आएगा, थर्ड नंबर बाई द वे अगर 5 था तो 5 यहाँ जाएगा, फोर्थ नंबर मान लो कि हमारा 6 है। और ये जो लोकेशन है दिस इज पी प्लस, दिस इज पी प्लस 1, दिस इज पी प्लस 2, तो यहाँ ये जो एड्रेस हमारा है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज पी प्लस 0। ये पी प्लस 0 इसका एड्रेस हुआ। लाइकवाइज पी प्लस 1 इस सेल का एड्रेस हुआ। लाइकवाइज पी प्लस 2 इस सेल का एड्रेस हुआ, एंड देन पी प्लस 3 जो है वो चारों एलिमेंट का अपना अपना एड्रेस है। उस एड्रेस से हम लोग इसको मैनिपुलेट करके अपना काम करते हैं। ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म है, जैसे ये कोड हमारा काम करते हैं। अब इस चीज़ को इसके पहले जितना हम लोग प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, सर्चिंग का है, सॉर्टिंग का है, या फिर और भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सब काम के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। जैसे एक दूसरा प्रोग्राम हम लिख के दिखाते हैं छोटा सा, बाकी अपना प्रैक्टिस करने के लिए कर लेना, मैलोक का यूज़ करके हैं। जैसे मान लो कि कोई एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें क्या करना है कि कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर को और मार्क्स को स्टोर करना है और फिर उसका ग्रेड जो है या उसको डिस्प्ले कर देना है। तो नेचुरल है कि दो तरह का अगर एरे बनाएंगे तो दो तरह का एरे बनाना पड़ेगा। एक एरे बनाएंगे रोल नंबर स्टोर करने के लिए और एक एरे बनाएंगे हम लोग मार्क्स को स्टोर करने के लिए। मैलोक वाले सिस्टम में क्या करेंगे कि यहाँ दो बार मेमोरी लोकेट करेंगे। एक बार मेमोरी लोकेट करेंगे एरे मार्क्स रोल नंबर के लिए, और फिर मेमोरी लोकेट करेंगे उसके मार्क्स के लिए, और उस पर लूप लगा करके और फिर उसका ग्रेडिंग वगैरह जो है उसको डिस्प्ले कर देंगे। इसमें इस प्रोग्राम में कहीं भी हम लोग ये नहीं यूज़ करेंगे, एरे यूज नहीं करेंगे, मैलोक को यूज़ करेंगे। पहले इस फाइल को क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज करके लैंडस्केप कर लेते हैं इसको, ठीक है आ रहा है, और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इसको हम बाद में अपलोड कर देंगे। वो पीडीएफ होता है यहाँ आ गया होगा, कल इसको बंद करते हैं। मैलोक टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे दिख रहा है। ये प्रोग्राम हम लिख के दिखाते हैं इसके बेसिस पर। सेकेंड प्रोग्राम इसी फाइल को सेव एज कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं स्टूडेंट ग्रेड डॉट सी। ये वाला जो पार्ट है मैलोक तक उसको रखते हैं सही। एक तो टोटल हमारे पास वेरिएबल होगा जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हैंडल करेगा। आई नाम का वेरिएबल होगा यहाँ पर। इनपुट लेना है दो चीज़, एक इनपुट लेना है रोल नंबर और दूसरा इनपुट लेना है मार्क्स।
पॉइंटर भी जो है ना दो बनाना पड़ेगा, एक पॉइंटर बना लेंगे रोल नंबर की लिस्ट के लिए, और दूसरा बना लेंगे मार्क्स की लिस्ट के लिए। मान लो ये बनाते हैं पी आर फॉर पॉइंटर ऑफ रोल नंबर, और एक दूसरा बना लेते हैं स्टार पी एम इक्वल टू नल, ये पॉइंटर ऑफ फॉर मार्क्स। अब यहाँ पूछेंगे इंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये टोटल में आ गया। अब दो बार मेमोरी करना होगा, एक बार करना होगा पी आर के, ये तो वही रह जाएगा टोटल इंटू साइन ऑफ एन। अगर पी आर का वैल्यू अगर नल आ गया तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है, आगे नहीं जाना है। अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, ठीक है, चलो फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब इसको यूज करेंगे पी एम, फिर चेक करेंगे कि पी एम का जो वैल्यू है वो अगर नल का नल आ गया तो जहाँ पे हम लोग इस मोमेंट में हम लोग इनपुट ले रहे हैं, इनपुट लेने के लिए इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर, यहाँ जो इनपुट जाएगा ये जाएगा हमारा पी आर के अंदर जाएगा। फिर सेकेंड उसी स्टूडेंट का फिर मार्क्स इनपुट लेना होगा, इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर, यहाँ जो पॉइंटर यूज करेंगे वो करेंगे पी एम वाले। अब क्या करना है ना कि उसका ग्रेड कैलकुलेट कर लेना है, ग्रेड कैलकुलेट करते हुए और उसका जो रियल सीट है उसको डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट ग्रेड कार्ड, इसके ऊपर क्या करेंगे पहले कॉलम डिफाइन कर लेंगे, प्रिंटफ जो फर्स्ट कॉलम है वो देंगे रोल नंबर के लिए, एक टैब, सेकेंड कॉलम देंगे मार्क्स के लिए, फिर एक टैब, और थर्ड देंगे फिर ग्रेड के स्लैश एन। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, जो हमारा अभी रोल नंबर है पहले उस रोल नंबर को फेच कर लेना है। तो उसके लिए ऑलरेडी वेरिएबल बना के रखेंगे हम लोग यहाँ पे रोल नंबर नाम का, एक मार्क्स है और एक और एक्स्ट्रा भी बना लेते हैं ग्रेड के लिए कैरेक्टर टाइप का कैर, और इस लूप के अंदर जो करंट रोल है पहले उसको फेच कर लेंगे, ये रोल नंबर इक्वल टू एस्ट्रिक पी आर प्लस आई, देन मार्क्स इक्वल टू एस्ट्रिक पी एम प्लस आई, करंट स्टूडेंट का रोल नंबर भी आ गया और करंट स्टूडेंट का मार्क्स भी आ गया। अब इस मार्क्स के बेसिस पे क्या करना है, इसका ग्रेड कैलकुलेट कर देना है। जैसे यहाँ पे इफ लगाते हैं इफ मार्क्स इज लेस देन 40, देन ग्रेड इज इक्वल टू
marks is less than 60, then grade is equal to C, and if marks is less than 75, then grade is equal to B, and grade is equal to करंट स्टूडेंट का रोल नंबर भी आ गया, मार्क्स भी आ गया, अब तक ग्रेड भी कैलकुलेट हो गया। अब सिंपली इसको क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है। तो प्रिंटफ पहला जो होगा वो रोल नंबर के लिए परसेंट डी, देन स्लैश टी। दूसरा जो होगा वो मार्क्स के लिए परसेंट डी, देन स्लैश टी। और तीसरा यूज कर लेंगे कैरेक्टर ग्रेडिंग के लिए, और यहाँ उसको मेंशन कर देंगे। फर्स्ट वेरिएबल इज द रोल नंबर, सेकेंड वेरिएबल इज द मार्क्स, एंड थर्ड वेरिएबल इज बाकी जैसे रोल नंबर वगैरह के लिए कुछ स्पेस अगर ऑक्यूपाई करना है तो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं कि फिक्स स्पेस, जितना ही स्पेस वो लेगा रोल नंबर के लिए उतना ही स्पेस वो लेगा, वो ग्रेड मार्क्स के लिए उतना ही स्पेस लेगा वो ग्रेड। क्योंकि स्लैश टी वाले सिस्टम में क्या होगा ना कि आउटपुट का जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट सही दिखता है, गलत दिखता है, दोनों पॉसिबिलिटी। एक बार अपनी तुरंत कर लेते हैं स्टूडेंट ग्रेड वाला, जीसीसी स्टूडेंट ग्रेड डॉट। मान लो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट का रोल नंबर है 101 और इसका मार्क्स है 78। सेकेंड का रोल नंबर है 102, इसका मार्क्स है 45। देन 103, इसका मार्क्स है 90। देन 104, इसका मार्क्स है मान लो 34। देन 105, इसका मार्क्स जो है 65। दिख रहा है आउटपुट? हेलो, इस बार ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में हम लोग कहीं इसमें एरे यूज नहीं किया है, और बिना एरे यूज किए हुए क्या कर रहे हैं कि मोर देन वन स्टूडेंट्स का रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करके उसका ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ बोलता है कि इसमें एक स्लैश यहाँ और देना चाहिए, तब जाकर के ये सही से आएगा। यहाँ पर चूँकि ये जो फील्ड है ना रोल नंबर, इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका जो विड्थ है, ये जो परसेंटेज में जो वैल्यू आ रहा है उसका विड्थ कम हो जा रहा है, इस कारण से ये प्रॉब्लम है। एक स्लैश टी यहाँ पे, अब ये सही से काम करेगा। ए डॉट आउट, 5 स्टूडेंट्स, रोल नंबर 12, मार्क्स इज 89, रोल नंबर 13, मार्क्स इज 67, रोल नंबर 14, मार्क्स इज 43, roll number 15, marks is 89, and then roll number 16, marks is 34। अब सही दिख रहा है। यहाँ आ गया रोल नंबर का लिस्ट, यहाँ आ गया मार्क्स का लिस्ट, और यहाँ आ गया ग्रेडिंग उसका जो रोल लगा हुआ है उस रोल के हिसाब से। कुछ का ग्रेड ए भी है, किसी का ग्रेड बी भी है, किसी का सी है, फिर किसी का ए है, और फिर इसका लास्ट में डी है। इसी चीज़ का यूज़ करके जो है ना सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, इसके पहले जो हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं उस प्रोग्राम को हम लोग फिर दोबारा से बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि उसमें एरे उसमें यूज़ नहीं करना होगा, विदाउट यूजिंग एरे जो है वो काम करना है। एक हम प्रोग्राम जो है, एक मिनट,
एक बार एक स्टूडेंट पढ़ा रहे थे तो उसके पास एक असाइनमेंट आया था, डेटा स्ट्रक्चर से मिलता जुलता। देखते हैं वो कहाँ पे है कि नहीं अवेलेबल, वो फोल्डर यहाँ है कि नहीं। रिप्लाई तो इसमें है लेकिन इसमें एक ही फोल्डर है। इसमें एक स्टूडेंट था, कहाँ चला गया नाम उसका। एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था डाटा स्ट्रक्चर का, उसमें स्टैक क्यू वगैरह इसमें यूज़ किया हुआ था। इतना नीचे तो नहीं होना चाहिए। नहीं दिख रहा है इसमें, उसको बाद में खोज करके हम कल नहीं तो उसको रखेंगे रेडी में, क्योंकि इतना बैग जो है नहीं होना चाहिए। 2019 में जा रहा है, कब उसको पढ़ा था याद भी नहीं, लास्ट ईयर हो गया, उसका लास्ट ईयर होगा। इतना बैक नहीं होना चाहिए। एक मिनट सर्च करते हैं, कंट्रोल F। उसका नाम था लुई, नहीं दिखा रहा है। हम्म, लिंक लिस्ट करके है ना, लेकिन फाइल तो नहीं दिख रहा है, Q3 Q1, बाकी फाइल इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, हटाओ इसको, छोड़ो। इसका फाइल हम बाद में सर्च करके दिखा देंगे कि उसमें एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था जिसमें कि स्टैक क्यू लिंक लिस्ट सब उसमें यूज़ किया हुआ था। ये गूगल ड्राइव का लिंक है, इस पर है क्या?
ये तो एक ही क्वेश्चन के लिए है। अच्छा, ये इसमें स्ट्रक्चर भी यूज़ किया हुआ है। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद बताएंगे। अभी क्या करना है ना कि ये जो हम बताए हैं कंसेप्ट, ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज़ करके ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी का यूज़ करके क्या करना है ना कि सॉर्टिंग और सर्चिंग का जो प्रोग्राम हम बताए हुए हैं एरे का यूज़ करते हुए, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मैलॉक। उनको जो फाइल है जैसे मान लो कि एक फाइल है सिलेक्शन सॉर्ट डॉट सी, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉइंटर यूज नहीं करके हम लोग इसमें एरे यूज कर रहे हैं। तो अब क्या करना है कि इसमें पॉइंट एरे यूज नहीं करना है, उसके अंदर पॉइंटर यूज करना है। और जैसे पॉइंटर यूज करके तब उसके अंदर फिर मैलॉक फंक्शन का यूज करके फिर उसका इनपुट लेने के बाद जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट का सर्चिंग करना है, सॉर्टिंग करना है, या उसको रिवर्स वे में डिस्प्ले करना है, उस तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। और एरे को भूल जाना है, एरे पे काम नहीं करना है। और एक प्रोग्राम हम लिख के दिखाई दिए हैं ये वाला, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं ना कि 2-3 प्रोग्राम लिखने के लिए दे देते हैं। उस प्रोग्राम, सब प्रोग्राम का लॉजिक ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, लेकिन उसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है ओनली यूजिंग मैलॉक फंक्शन। यहीं पे जो है हम लिखते हैं टास्क के तौर पे, आज है डेट 8 है। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग malloc function to take input integers to display following menu items। जिसमें एक ऑप्शन आना चाहिए ऐड एन इंटीजर। दूसरा ऑप्शन आना चाहिए सॉर्ट ऑल इंटीजर्स। तीसरा ऑप्शन होना चाहिए सर्च एन इंटीजर। चौथा ऑप्शन ये होना चाहिए कि रिवर्स लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। और पांचवा जो होगा वो होगा एग्जिट के लिए। तो ये इस एरे जो है ना, ये इसमें क्या होगा कि वन बाय वन करके
उसमें एलिमेंट उसमें ऐड होता चला जाएगा। और यहाँ हम लोग ये करेंगे, इसके पहले राइट ए प्रोग्राम यूजिंग मैलो फंक्शन टू टेक इनपुट या फिर इसको यही मेनू में ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है ना उसी में एक ऑप्शन लगा देते हैं, फर्स्ट वाले में 1 कर दो इसको, सेट टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड ये हो जाएगा, फिर ये थर्ड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ और ये हो जाएगा सिक्स। तब इसके बाद ऑप्शन आएगा कि इंटर चॉइस नंबर। तो जिस समय जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो यूजर्स क्या करेगा कि सबसे पहले इस ऑप्शन को ऑप्ट करेगा, इंटर टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। मान लो यहाँ उसने इंटर कर दिया 10, तो उसी 10 इंटीजर पे ये सारा काम करना है। उसके बाद उस 10 इंटीजर के लिए वो मेमोरी एलोकेट हो गया। फिर इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड करने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है इसको यूज़ किया सकता है। तो पहली बार जब ये ऑप्शन कॉल होगा ऐड एन इंटीजर करके, तब उस समय क्या होगा कि इस समय एक लूप चल जाएगा, ऐड इंटीजर्स। इसमें जितना लूप चलेगा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। यहाँ अगर 10 इनपुट किया गया तो इसमें जो लूप चलेगा वो 10 बार चलेगा। और उसके बाद यूज़र है उस 10 नंबर को या तो सॉर्ट कर सकता है या सर्च कर सकता है या उसको रिवर्स कर सकता है या फिर वो प्रोग्राम से बाहर निकल सकता है। सॉर्टिंग करने के लिए क्या करना है कि कोई सा भी मेथड यूज़ कर लेना है, या तो सिलेक्शन सॉर्टिंग हो गया या इंसर्शन सॉर्टिंग हो गया या एक्सचेंज सॉर्टिंग हो गया। सर्चिंग करने के लिए भी हम लोग जो है या तो लीनियर सर्च है या फिर बाइनरी सर्च है, उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स जो है वो क्या करेगा कि वो जिस ऑर्डर में हमारे पास नंबर आया है उन सारे ऑर्डर्स को वो रिवर्स करके डिस्प्ले कर देगा। मैलॉक जो है ना इसमें यूज़ करना है फर्स्ट वाले में। हेयर द मैलॉक फंक्शन should be used when the user will select choice number choice 1। इसी से मिलता जुलता एक और देते हैं, to write a program using malloc function to display following menu items and do the calculation as per the choice entered by the user। जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देंगे कि सेट टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड ऑप्शन भी वही रहेगा, ऐड या फिर इंटर इंटीजर्स। तीसरा जो है इसमें कर देंगे कि शो ऑल इवन इंटीजर्स। चौथा ऑप्शन लगा देंगे कि शो
ऑल ऑड इंटीजर्स। पांचवा सो ऑल प्राइम इंटीजर्स। इस तरीके से तो जो मेलोक में जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है ना, उसमें से बस छांटना है और फिर छाँट छाँट कर दिखाना है कि उसमें से जो ऑड है उसको डिस्प्ले करना है, जो इवन है उसको भी डिस्प्ले करना है, या फिर जो प्राइम नंबर है उसको डिस्प्ले करना है, इस तरीके से। और ये वाला मेनू एक ही बार कॉल होना चाहिए। एक बार जब ये कॉल कॉल हो गया और वैल्यू अगर हमारा सेट हो गया, तो उसके बाद दोबारा जब कॉल करेंगे तो उस केस में एरर मैसेज देगा कि वो टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी सेट है, उसको दोबारा से आप सेट नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ जो लिखे हैं एंड डू द कैलकुलेशन, इसको यहाँ भी ऐड करना है। Then sixth number exit, and then enter choice number. The option, the first option can be used by the user only one time. Once the total number of elements या फिर हम कह सकते हैं कि layers is set, then it cannot be changed. तब उसको चेंज करने का परमिशन उसको नहीं देना है। दोनों बिल्कुल सेम ही है, बस उसका जो नंबर जो मेनू है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें है कि सर्चिंग सॉर्टिंग यूज करना है, और यहाँ एक तरह से फिल्टरिंग है कि जितना ही हमने इंटर इनपुट लिया है उसमें से केवल इवन को डिस्प्ले करना है, या केवल ऑड को डिस्प्ले करना है, या केवल प्राइम को डिस्प्ले करना है। मेन पर्पस ये है कि मैलोक फंक्शन को यूज़ करना सीखना है, कि हाउ टू यूज़ मैलोक फंक्शन, यही इसका मेन टारगेट है। इतना आज पहले बना लो, उसके बाद फिर कल से क्या करेंगे कि इसी मैलोक का यूज़ करके इसको कैसे हम लिंक लिस्ट में या स्टैक में क्यू में कैसे यूज़ करेंगे वहाँ पे आएंगे। लेकिन उसके पहले हमको लगता है कि स्ट्रक्चर पहले बताना पड़ेगा। तो कल से शुरू करेंगे स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, और तब फिर बाद में उस स्ट्रक्चर को, पॉइंटर को और फंक्शन को आपस में जोड़ करके डाटा स्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम्स वगैरह होता है उस पर आ जाएंगे। क्योंकि फंक्शंस में जो है ना इतना काफ़ी है। फंक्शन हो गया, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हो गया, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, अब एक बच गया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सीख करके और उस स्ट्रक्चर से सबको आपस में जोड़ लेना है। सब फाइल को आज हम अपलोड कर देते हैं, और ये दो प्रोग्राम बना के कल रेडी रहना है। फिर कल मिलते हैं इसी टाइम में।